अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मेहमान। स्टूडेंट, हमारे एमडी कैट और ई कैट की प्रिपरेशन कंटिन्यू है। हमने लास्ट वीडियो में मुख्तलिफ चैप्टर को डिस्कस किया। अब हम एक और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट चैप्टर जो है इसमें मौजूद हैं। अब उन चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को डिस्कस करेंगे। बाकी एमसीक्यूज आपकी बुक आपको दे दी गई है, सो एमसीक्यूज की तैयारी डेली बेसिस में आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, उस बुक में काफी ज्यादा एमसीक्यूज है, 1000+ एमसीक्यूज है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप डेली बेसिस में थोड़े थोड़े एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करें। सही है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सो हमारा चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज केमिकल काइनेटिक। सो केमिकल काइनेटिक चैप्टर को आप लोग इन डिटेल पढ़कर आए हो फर्स्ट ईयर में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इस चैप्टर के जो आगे एमडी कैट के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। सही है, तो जो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं और कर सकते हैं रिएक्शंस के रेट के ऊपर। सही, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? डेफिनेशन से अगर हम समझे, द रेट ऑफ अ रिएक्शन रिफर्स टू हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यानी रेट किस चीज का? रिएक्शन का, जो कि रिफर्स करेगा, जाहिर करेगा क्विकली चेंज को। ठीक है, क्विकली कन्वर्जन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में। सही, आगे लिखा है इट मेजर्स द चेंज इन कंसंट्रेशन। साथ में ही ये मेजर्स करेगा किसको? कंसंट्रेशन की चेंज को ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो हो रही है ओवर टाइम, टाइम के ऊपर। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें, सो रेट ओवर टाइम, टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन अगर हम मालूम करें जो कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रही है, सो वो किसके ऊपर मेजर करेगी? ओवर टाइम के ऊपर मेजर करेगी। सही, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ये रिफर्स करती है किसको? क्विकली चेन को। सही है, कि हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है और साथ ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है टाइम के लिहाज से। सही है, ये हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ अब इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर यानी इस कन्वर्जन के ऊपर, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। सही है, सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब कंसंट्रेशन किस तरीके से इफेक्ट करेगी? लिखा है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिएक्टेंट में, जनरली क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज द रिएक्शन रेट, तो वो रिएक्शन रेट को भी बढ़ाएगा। सही, हमने डिस्कस किया था ना यहाँ पे कि हमारे पास कंसंट्रेशन जब चेंज होगी, ठीक है, वो मेजर करेगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ओवर टाइम। सो बेसिकली जब हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सो जनरली हमारे पास इंक्रीज होगा रिएक्शन का रेट एज मॉलिक्यूल आर अवेलेबल टू कोलाइड एंड रिएक्ट। सो मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्ट होने के साथ साथ कोलाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक फैक्टर बना किसका? रेट ऑफ रिएक्शन के इफेक्ट करने का। ठीक है, जो कि है कंसंट्रेशन। अब अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की दैट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द सेकंड हमारे पास फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर रहा है किसको? रिएक्शन के रेट को। किस तरह? हायर टेम्परेचर्स प्रोवाइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ मोर काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सो वो प्रोवाइड करेगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सही, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। अब जैसे जैसे इसकी कोलिजन बढ़ती जाएगी, दस स्पीड द रिएक्शन, तो रिएक्शन की स्पीड में भी क्या आएगा? फर्क आएगा, रिएक्शन की स्पीड जो है वो भी बढ़ती जाएगी। सही है, सो इसमें हमें क्या बताया गया है? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है। अब फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, हम उसे समझते हैं। सो अगर हम रिएक्शन रेट के ऊपर देखें बाकी टॉपिक्स को, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं स्पेशली जो इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं? ये लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी को
ताकि रिक्वायर्ड कर सके फॉर दी अलाउइंग ऑफ रिएक्शन टू प्रोसीड फास्टर। अब हमारे पास चूंकि जरूरत थी कि प्रोसीड कर सके फास्टर विदाउट कंज्यूम इटसेल्फ, सही। तो ये एक फैक्टर बनेगा इफेक्ट करने के लिए रिएक्शन के रेट को, ठीक है, यानी कैटलिस्ट लोअर्स कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को, जो कि रिक्वायर्ड था कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करे फास्टर होने के लिए विदाउट कंज्यूम इटसेल्फ, सही है स्टूडेंट। ना उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फैक्टर है, इफेक्ट करेगा किसको, रिएक्शन के रेट को। किस तरीके से, इन हेट्रोजीनस रिएक्शन, अब जो हमारे पास हेट्रोजीनस रिएक्शन है जैसे सॉलिड्स एंड गैस या लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड गैस या फिर लिक्विड, लिखा हुआ है अ ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट। अब सॉलिड रिएक्टेंट के अगर ग्रेटर सरफेस को देखें हम, तो इंक्रीज कर रहा है किसको, रेट को, सही। मोर पार्टिकल्स आर एक्सपोर्ड टू रिएक्ट। अब ये मोर पार्टिकल्स जो है वो एक्सपोर्ट होंगे किसके लिए, रिएक्ट के लिए, जो कि एक फैक्टर बन रहा है इफेक्ट करने का रिएक्शन के रेट को, सही। सो सेकंड हमारे पास हो गया सरफेस एरिया। अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर की जो कि इफेक्ट कर रहा है रेट रिएक्शन को, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट का नेचर भी हमारे पास एक फैक्टर बन सकता है किसको इफेक्ट करने का, रिएक्शन के रेट को। किस तरीके से, रिएक्शन इन्वॉल्व होगा आयोनिक कंपाउंड में जो कि टर्न करेगा ताकि वो प्रोसीड कर सके फास्टर को, जबकि रिएक्शन में हमारे पास ये इन्वॉल्व है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा आयोनिक कंपाउंड, लेकिन फास्टर देन दोज इन्वॉल्विंग कोवेलेंट कंपाउंड, उनसे फास्टर है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड में इन्वॉल्व है। एज आयोनिक बॉन्ड आर यूजुअली इजियर टू ब्रिंग इन सॉल्यूशन, जबकि आयोनिक बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है सॉल्यूशन में, सही। तो आपने जस्ट याद इसमें क्या रखना है कि कौन कौन से वेरी फर्स्ट कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे किसको, हमारे रिएक्शन के रेट को। रीजन क्या बनेगा, रीजन हमारे पास अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ये रीजन बनेगा इफेक्ट करने का किसको, रिएक्शन के रेट को। इसके साथ ही सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में हमें मजीद, चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो मजीद पार्टिकल जो है ना वो एक्सपोर्ट होंगे रिएक्टेंट के लिए, रिएक्ट करने के लिए, सही। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो नेचर जो रिएक्टेंट का है सो वो डिफरेंट बॉन्ड बनाएगा, रिएक्टेंट जो होगा वो अपने हिसाब से बॉन्ड बनाएगा। सो अगर हम आयोनिक बॉन्ड को देखें विद कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, सो आयोनिक बॉन्ड यूजुअली आसानी से ब्रेक हो जाता है सॉल्यूशन में। सो ये हमारे पास फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट कर रहे थे रिएक्शन के रेट को, सही। डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सो छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और रेट लॉ को समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट रेट लॉ की, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी स्टूडेंट और हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करता है रेट लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन का क्या रेट है और जो हमारे पास रिएक्टेंट है जो उस रिएक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस कौन करता है, हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दिस इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। सो रेट लॉ इक्वेशन में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उसको सम करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, m प्लस n। अब ये क्यों होता है अगर हम इसका रीजन समझे, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ चेंज इन कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो हम बेसिकली इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके स्टूडेंट किसको, चेंज इन कंसंट्रेशन इफेक्ट को। सो चेंज इन कंसंट्रेशन इफेक्ट को समझा जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही।
आगे लिखा है द रिएक्शन रेट फॉर एग्जाम्पल इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। ठीक है, सो आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट के साथ, तो उसके जो हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंट है उसको सम करके हम एक इक्वेशन जो है उस लॉ ऑफ रेट, लॉ ऑफ इक्वेशन को उसको डिस्कस करेंगे ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कंसंट्रेशन की इफेक्ट रेट को। सही ना, उसके बाद हमें दिया हुआ है यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के को अगर हम समझे, द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के, ये डिपेंड करेगा ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ के। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट आर s-1। ठीक है, while for second order reactions the unit are ms/1 s-1, यानी हमारे पास होगा m-1 और s-1। अब इनके एक्सपोनेंट को हम सम करेंगे जो कि एक्सप्रेस करेगा किसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। सही, सो हमने डिस्कस किया वेरी फर्स्ट सबसे पहले कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया इसकी इक्वेशन को और रेट लॉ को, और हमने समझा यूनिट ऑफ के को। ठीक है, सो यूनिट ऑफ के जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओवरऑल रिएक्शन के रेट के ऊपर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रहीनियस इक्वेशन को। तो अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल्स, ये मैक्सिमम एनर्जी है जो कि कोलाइड करेगी पार्टिकल को, must have for a reaction to occur, यानी कि रिएक्शन को बआसानी अकर किया जा सके। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी है जो पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए ताकि वो रिएक्शन को अकर कर सके, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। साथ ही द हायर एक्टिवेशन एनर्जी द लोअर रिएक्शन रेट। सो ये अपोजिट है, जब हमारे पास हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो जो हमारे पास स्टूडेंट रिएक्शन रेट है वो लो होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब क्या हाई होगी, एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारे पास वो कैसा होगा, लो होगा। सही, अगर हम बात करें आर्रहीनियस इक्वेशन की तो लिखा है दिस इक्वेशन रिलेट्स द रेट कांस्टेंट के टू टेम्परेचर। सो ये जो है ना वो रिलेट्स करेगा किस तरह, हमारे पास जो कांस्टेंट, जो हमारे पास अमाउंट है, कांस्टेंट हमारे पास जो वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू से किसको, टेम्परेचर को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस कांस्टेंट वैल्यू की, सो अकॉर्डिंग टू आर्रहीनियस एक्सपेरिमेंट, आर्रहीनियस के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी ओवर होगी किसके, RT के, यानी यूनिवर्सल गैस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो कि है केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर जो हमारे पास केल्विन में होगा उसके ओवर हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एक्सप्रेस करेगा हमारे पास कांस्टेंट को। सो ये इक्वेशन रिलेट करती है रेट कांस्टेंट के जो किसके साथ है, टेम्परेचर T के साथ। सही, अच्छा अब इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर हम इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें सो ये हेल्प करती है ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि व्हाई रिएक्शन एंड फास्टर एट हायर टेम्परेचर and allow student to calculate the activation energy experimentally। So हमारे पास स्टूडेंट ये इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्यों हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो हायर है, बहुत ज्यादा फास्टर और हायर टेम्परेचर के ऊपर है, यानी केमिकल रिएक्शन फास्टर है कहाँ पर, टेम्परेचर जब हाई होगा। सो टेम्परेचर के हाई होने पर रिएक्शन फास्टर है ताकि स्टूडेंट इजिली इसको कैलकुलेट कर सके एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस है। सही, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी में रीजनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर्रहीनियस थ्योरी दी गई है, इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इसकी इंपॉर्टेंस हमने क्या डिस्कस की कि ये बताएगा कि रिएक्शन इतना फास्ट क्यों है जब टेम्परेचर को हाई किया जाएगा। सही, तो इसमें से आपने छोटे छोटे डेफिनेशंस साथ ही उन डेफिनेशन से जो रीजनिंग क्वेश्चन है उसे कलेक्ट करना है। ठीक है, उस रीजनिंग क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है, साथ ही एमसीक्यूज तो आपने
साथ ही साथ लेके चलना है, सही है। तो टॉपिक को हम इतना डिटेल में इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में कोई खास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते, जो रीजनिंग क्वेश्चन बनने हैं वो साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, रीजनिंग क्वेश्चन की तैयारी कर सके। सही स्टूडेंट, इस टॉपिक में कुछ चीज ना समझ आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। सही। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एक और टॉपिक को जिसका नाम है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन को समझें, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज अ टाइम required the half of the reactant to be consumed। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बेसिकली एक टाइम है, यानी वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड है हाफ रिएक्शन ऑफ जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके कंज्यूम होने तक, ठीक है। यानी कि वो वक्त, वो टाइम जब हमारा हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए उस वक्त तक हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या है? टाइम की रिक्वायरमेंट है, वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड होगा हाफ रिएक्शन, हमारे पास जो रिएक्टेंट है हाफ रिएक्टेंट के कंज्यूम होने तक। सही। जब हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, तो वो हमारे पास कांस्टेंट होगा एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, और किसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सही। सो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन समझ आया? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बेसिकली वो टाइम है जो रिक्वायर्ड होता है हाफ ऑफ द रिएक्टेंट को कंज्यूम होने तक। सही। इसके साथ ही जो फर्स्ट ऑर्डर होगा हाफ लाइफ रिएक्शन का वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। सही। अब इस हाफ टाइम का जो हमारे पास इस टाइम की रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सो इस टाइम की रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है रीजनिंग में। सो अंडरस्टैंडिंग हाफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टडिंग रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके के लिए और मेनी केमिकल रिएक्शंस के लिए इस टॉपिक को, इस चीज को, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। सही। स्पेशली इन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। किसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है? बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में और फार्माकोलॉजी में, यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ मेडिसिन। सो स्टडी ऑफ मेडिसिन यानी ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए भी केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सो उस केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट उस टाइम तक हाफ कंज्यूम होगा, वो टाइम हमारे पास कहलाएगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। सो इस हाफ लाइफ को समझना जरूरी क्यों है? ताकि हम रेडियो एक्टिव में से यूज कर सके, केमिकल रिएक्शन में समझने के लिए इस्तेमाल कर सके, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में। सही है स्टूडेंट। सो ये हमारे पास टॉपिक था हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक को जो कि है केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में इंक्लूड। सो हमारे टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट? कोलाइजन थ्योरी। अब ये कोलाइजन थ्योरी किस तरीके से होगी और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? वेरी फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी कोलाइजन थ्योरी फॉर अ रिएक्शन to occur, molecule must collide with sufficient energy, activation energy and the correct orientation। So student, हमारे पास अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो according to this theory रिएक्शन जब हमारे पास मॉलिक्यूल कोलाइड होना शुरू होंगे एक sufficient एनर्जी के साथ, एक परफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तो उसमें हमारे पास साथ ही करेक्ट ओरिएंटेशन भी होगा। यानी ये थ्योरी हमें बताती है कि हमें यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी, एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी, और साथ ही करेक्ट ओरिएंटेशन। सही। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें फ्रॉम कोलाइजन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सो एनर्जी ऑफ कोलाइजन्स, ओनली कोलाइजन विद इनफ एनर्जी विल रिजल्ट इन अ रिएक्शन। यानी इनफ एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, इनफ एनर्जी होगी, सो उससे नतीजे में हमें रिजल्ट जो है रिएक्शन का वो देखने को मिलेगा। सही। इन दी अदर हैंड अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, अब ये ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल मस्ट बी ओरिएंटेड इन अ वे दैट अलाउ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म। अब ये ओरिएंटेशन कब होगी? जब नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। सही। तो इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें याद क्या रखनी है, यहाँ पे दो पॉइंट क्लियर कर दूं। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमारे पास इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में आएंगे। सही। अब उस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में स्टूडेंट उन टॉपिक को हमने इंपॉर्टेंट वाइज देखना है और साथ ही ये देखना है कि ये क्यों इस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है।
या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम इस टॉपिक की अगर बात कर लें स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी थ्योरी याद रखनी है कि इसकी थ्योरी में हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, इस हमारे पास थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है। ये थ्योरी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें व्हाई सम रिएक्शन, कि क्यों कुछ रिएक्शन फास्टर हो रहे हैं और स्लोअर या बहुत ज्यादा स्लो हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, जैसे कि सच एज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके या तो रिएक्शन फास्टर हो रहे हैं या स्लो हो रहे हैं। सो इसका रीजन क्या है, इस रीजन को समझा जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। सो इस थ्योरी की अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए, इंपॉर्टेंस की, तो हमारे पास ये थ्योरी क्यों होगी स्टूडेंट, ताकि हम इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करके ये अंडरस्टैंड कर सके कि टेम्परेचर या कंसंट्रेशन की वजह कर कोई भी रिएक्शन फास्टर या स्लोअर क्यों हो रहा है, ठीक है। इस थ्योरी में अगर आपको कोई चीज ना समझ आई हो तो जरूर पूछेगा। आपको इंशाल्लाह जल्द ही ग्रुप में गाइड कर दूंगी कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे सवाल आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एमसीक्यूज की बुक दी है, एमसीक्यूज से हमने गाइड किया है। ग्रुप में इंशाल्लाह साथ साथ हम जो है ना वो लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, सही। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हमने अब तक डिस्कस कर ली है। कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो, क्लियर ना हुई हो, तो कमेंट पे जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।